कुछ काम करना होगा। इसका मतलब आरएसएस और इसमें भी खिंचाव है, बीजेपी में। आप कह रहे हैं आरएसएस खिलाफ चली जाएगी 2024 में? नहीं, मैं कह रहा हूँ रिफ्ट है बीजेपी की। खिलाफ है तो खिलाफ भी जा सकती है ना? खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि वो मदर उसकी मातृत्व संस्था है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। अब उसका खुद खुलेआम विरोध हुआ कि कर्नाटक में बुरी तरह हारे हैं। कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, लेकिन इन्हें पूरी ताकत लगाई वहाँ मोदी जी के। अब मोदी ने 19 रैलियां करी है कर्नाटक में। आज तक कोई भी पीएम स्टेट इलेक्शन में 1 या 2 रैली से ज्यादा नहीं करता था। अब वह 19 रैली करने के बाद भी उन्होंने 3 बातें बार बार बोली है। सबसे प्रिय नेता है बीजेपी के, इसलिए उनकी पार्टियां कहती है कि हम उसकी रैली हर देश का पीएम प्रिय तो इंदिरा गांधी भी रही है, कांग्रेस के टाइम में नेहरू भी रहा है, लेकिन 19 रैली कभी किसी स्टेट में नहीं होती थी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सीजेटी न्यूज। मैं हूं चंद्रभूषण ठाकुर। अभी हम रामलीला मैदान पे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के रमेश कुमार जैन जी हैं, जो अध्यक्ष है लीगल सेल के। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये लीगली एक तरह से अच्छे चीजें बता सकते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है यहाँ पे, और 21 मुद्दों को लेकर यहाँ पे रैली को समर्थन देने आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमेश कुमार जैन है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ लीगल सेल आम आदमी पार्टी दिल्ली। अच्छा, तो ये क्या किस चीज के समर्थन देने आए हुए यहाँ पे? यहाँ बेसिकली जो काला अध्यादेश है, जो ब्लैक ऑर्डिनेंस 2 नंबर के मोदी गवर्नमेंट जो लेके आई है, उसके प्रोटेस्ट में ये महारैली है। और केजरीवाल को थ्रू आउट दिल्ली नहीं, थ्रू आउट इंडिया समर्थन मिला है। नो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कि टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और आपका बीआरएस, ऐसे 9 पार्टी ने समर्थन दिया है कि वो राज्यसभा में इसको पास नहीं होने देंगे। राज्यसभा में इसको पास नहीं होने देंगे, इस काले अध्यादेश को। आप एक लीगली तौर पे बता सकते हैं कि ये क्या मतलब पूरा कानून क्या है और किस मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी पूरी तरीके, क्योंकि आप एक लीगल एडवोकेट है तो आप इसको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, तो क्या मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा ये है कि जैसे ही बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही, बीजेपी लगातार 4 बार हार गई है। पहले 2013 में हारी, उनको लगा था कि शीला दीक्षित जाएगी तो हमारा नंबर आएगा, नहीं आया। फिर 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई। उसके बाद 2020 में हारी और अब 2022 के अंदर आपको पता है एमसीडी में हार गई। तो इन्होंने क्या करा, आते ही दुनिया में पहला एग्जांपल होगा ऐसा कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, वो सीआरपीएफ भेज के छीन लिया था इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने। तो शुरू से पहले दिन से ही ये मोदी गवर्नमेंट जो है, केजरीवाल गवर्नमेंट, वो काम नहीं करने दे रही। जैसे एसीबी छीन लिया, फिर सर्विस सेक्टर को लेके 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई चली। 11 मई 2023 में जजमेंट आया संवैधानिक पीठ का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में आया कि सर्विस सेक्टर में जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर होंगे, न कि एलजी के अंडर में। इन्होंने क्या करा, 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हुई, लास्ट वर्किंग डे पे रात को ये ब्लैक ऑर्डिनेंस लेकर आए। तो इनकी टाइमिंग देखिए, इनके मंशा देखिए, तो ये एंटी डेमोक्रेटिक है। और ये खाली आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये मुद्दा देश की संवैधानिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ये देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इन दोनों पे ये जो काला अध्यादेश है, ये दोनों पे आघात है। कानून के तौर पे आप बता सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लेती है तो इसके आगे क्या आप लोगों का एक्शन रहेगा? कुछ भी, इसको देखो ऐसा है, अध्यादेश फॉर द टाइम बिंग होता है, 6 वीक के लिए होता है। वो अगर लाएगी ही लोकसभा में उनकी मेजोरिटी है, लेकिन जैसे राज्यसभा में लाएगी उनकी वहाँ मेजोरिटी नहीं है। कांग्रेस तो साथ दे ही नहीं रही है आप लोगों को। 9 पार्टियां डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें बड़ी पार्टी है अभी, जिसमें समाजवादी पार्टी है, टीएमसी भी है और मैंने बताया बीआरएस भी है, साउथ से लेके बंगाल और सब पार्टियां समर्थन दे रही है। नीतीश कुमार तो इसलिए आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं कि उनको 2024 में मोदी के खिलाफ एक चेहरा बनना है, इसके लिए वो लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, देखो 2004 में कोई चेहरा नहीं था कहीं, तो ऐसा नहीं है कि चेहरा बनना है, इसलिए कि ये सिर्फ मैंने बताया ये जो काला अध्यादेश है, ब्लैक ऑर्डिनेंस, ये हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली पे और संविधान पर आघात करता है, इसलिए पार्टी साथ है। इस मुद्दे को लेके सभी पार्टियां साथ है और कांग्रेस भी असमंजस में, कांग्रेस भी सूनर और लेटर साथ देगी क्योंकि उनको देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कांग्रेस साथ देगी, अभी तो तक उनका कोई भी बयान नहीं आया, जबकि आया, लेकिन कांग्रेस इसमें डिवाइडेड है, कुछ तबका डिवाइडेड है, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का डिवाइडेड है, पंजाब का है, लेकिन टॉप कांग्रेस चाहते हैं कि साथ दे, लेकिन उसके बावजूद ये गिर जाएगा। और आने वाले समय में ये अगर ये गिरता है, जिसकी मैं पूरी उम्मीद है राज्यसभा में, तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा, जो 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के। अब देखो हिंदू मुस्लिम बहुत हो चुका, अब बजरंगबली बजरंग सेना बहुत हो चुका, बजरंग दल बहुत हो चुका, कर्नाटक भी फेल हो गया। और अब तो बहुत बड़ी बात यह है कि रिफ्ट चल रही है आरएसएस और बीजेपी में भी। आरएसएस का देखिए आप मुखपत्र पढ़िए, 5 एजेंडे और 2, उनमें लिखा है कि अब ये मुद्दे नहीं चलेंगे, कुछ काम करना होगा। इसका मतलब आरएसएस और इसमें भी खिंचाव है बीजेपी में। आप कह रहे हैं आरएसएस खिलाफ चली जाएगी 2024 में? नहीं, मैं कह रहा हूँ रिफ्ट है बीजेपी की, खिंचाव है तो खिलाफ भी जा सकती है, खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि वो मदर उसकी
मातृत्व संस्था है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। अब उसका खुद खुलेआम विरोध हुआ कि कर्नाटक में बुरी तरह हारे हैं। कर्नाटक में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने पूरी ताकत लगाई। वहाँ मोदी जी के, अब मोदी ने 19 रैलियां करी है कर्नाटक में। आज तक कोई भी पीएम स्टेट इलेक्शन में 1 या 2 रैली से ज्यादा नहीं करता था। अब वहाँ 19 रैली करने के बाद भी उन्होंने 3 बातें बार बार बोली है। वो सबसे प्रिय नेता है बीजेपी के, इसलिए उनकी पार्टियां कहती है कि हम उसकी रैली हर देश का पीएम प्रिय तो इंदिरा गांधी भी रही है, कांग्रेस के टाइम में नेहरू भी रहा है, लेकिन 19 रैली कभी किसी स्टेट में नहीं होती थी। अब मोदी का भाषण आप सुना होगा आपने, मैंने भी सुना है, उसमें 3 बातें मुख्य रही उनके, 3 केंद्र बिंदु। एक तो बजरंग बली वर्सेस बजरंग दल, हिंदू मुस्लिम, तीसरा केरला स्टोरी, केरला फाइल। तीनों मुद्दे पे वो बिल्कुल वो डिफीट हो गए, वो चलेंगे नहीं। अब डिवाइसिव मुद्दा नहीं चलेगा, अब कुछ काम करके दिखाना होगा। काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इससे बड़ी जो बात है, ये हिंदुस्तान में 2 तबकों की लड़ाई है, 2 विचारधारा की लड़ाई है, अम्बेडकर और सावरकर। जो संवैधानिक मूल्य में विश्वास रखते हैं, शिक्षा और चिकित्सा में रखते हैं, वो अम्बेडकर भी रखते हैं, और जो सोशल इनइक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, वो सावरकर है। तो बीजेपी सावरकर वाली विचारधारा वाली है। अभी आपने देखो कि पिछले 6 साल में बीजेपी के जो स्टेट है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है, और भी है, उसमें 60,000 स्कूल बंद हो चुके, सरकारी स्कूल। तो शिक्षा और चिकित्सा से खिलवाड़ कर, शिक्षा और शिक्षा पे जो सिसोदिया काम कर रहे थे, वो तो एक तरह से उनको बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि वो एक तरह से भ्रष्ट नेता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिसोदिया जी बहुत अच्छे नेता हैं और यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आने वाले समय में केंद्र सरकार को पता लग जाएगा कि सिसोदिया जी इतने अच्छे, मतलब कि एजुकेशन में अपना काम करने वाले हैं, कि उन्होंने जबरदस्ती उनको जेल में डाल दिया। किसी भी आदमी पर कोई भी आरोप लगाओ, अंदर कर दो, ये बहुत बुरी बात है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये लोग सिर्फ रैली को समर्थन देने आए हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि अध्यादेश को वापस लिया जाए। तो आप लोगों की क्या है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी आप देख रहे थे CJT न्यूज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।